गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ चुके थे, हमने स्टार्ट किया था अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम करेंगे कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हमने आज करना है कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। नाउ कॉज क्या क्या हो सकते हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉज एंड देयर इफेक्ट। देखो, सबसे पहले अगर ग्लोबल वार्मिंग को देखें तो इफेक्ट क्या क्या आएंगे उसके। देखो, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, कॉजेज की बात करते हैं। सबसे पहला कॉज एग्रीकल्चर पे, सबसे पहला कॉज एग्रीकल्चर पे होगा। दूसरा कॉज होगा उसका फॉसिल फ्यूल्स पे होगा। ठीक है। नंबर 3 कॉज होगा डिफोरेस्टेशन पे। ठीक है। अब ये किसकी वजह से हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। हमें पता है कि अगर हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होगी, अगर अमाउंट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करेगी, हमारे जो लेयर है उसको क्या करेगी, खराब करेगी। खराब करने टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा और क्लाइमेट चेंज होगा। अब देखो, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे इन्वायरमेंट पे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। नंबर 1 इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट, किसी की भी हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मान लो कि आप एक प्लेस पे रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, तो आपका राजस्थान क्या है, हैबिटेट है। ठीक है। मैं रहता हूँ हरियाणा में, तो मेरा जो हैबिटेट है दैट इज, मेरा हैबिटेट क्या हुआ, हरियाणा। ठीक है। तो मेरे हैबिटेट और आपके हैबिटेट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सेस टेम्परेचर को क्रॉप टॉलरेट नहीं कर सकती है, एक्सेस टेम्परेचर को ह्यूमन भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है, लाइक अब मैं रहता हूँ हरियाणा में, तो मेरे हैबिटेट के अंदर एनिमल्स भी रहते हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं। ठीक है। तो उनका अलग अलग इकोसिस्टम है। लाइक बर्ड का एक इकोसिस्टम है, लाइक एक प्लांट्स का अलग इकोसिस्टम है, एक एनिमल का अलग सिस्टम है। ठीक है ना। सो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। ठीक है। नंबर 2 इज बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड स्पीसीज एक्सटेंशन। देखो, कुछ हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड। जो वार्म ब्लडेड है वो तो सरवाइव कर जाएंगे, बट जो कोल्ड ब्लडेड है क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वहां से कहीं और चले जाएंगे या वहां पे खत्म हो जाएंगे एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से। इन्वायरमेंट में ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। देखो, अगर ग्रीन इफेक्ट बढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इंक्रीज हो जाएगा। अगर कार्बो मोनोऑक्साइड गैस इंक्रीज हुई तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा नेचर के अंदर। और टॉक्सिक इफेक्ट आ गया तो सभी के एक जहरीली गैस फैल जाएगी, जिसकी वजह से सारे धीरे धीरे मर जाएंगे, है ना। एक पहले एक डोडो डोडो बर्ड होता था, आजकल वो एक्सटेंट हो चुका है। क्यों, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इतना इफेक्ट आया कि वो वहां से एक्सटिंक्ट हो गया, वहां की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वहां की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। देखो, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो हमें पता है कि हमारी अर्थ के जो पोलर रीजन है, लाइक हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ का, मान लो मेरे पीछे अर्थ है ये, ठीक है, इसका जो साइड वाला एक्सिस है, इसका जो साइड वाला एक्सिस है वो क्या होगा, मेरी अर्थ का जो साइड वाला एक्सिस है, ठीक है, आपको मेरी अर्थ का जो साइड वाला एक्सिस है उसमें क्या होगा, बताओ। देखो, मेरी अर्थ का जो साइड वाला एक्सिस है, मान लो कि ये एक्सिस है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पोलर रीजन। जो मिडल में है इसे हम बोलेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेट मीन्स क्या,
टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो मूव करता है, तो अगर हाई टू लो मूव करेगा तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हॉट वेव्स चलेंगी, हीट वेव्स चलेंगी, हरिकेन्स आएंगे, ज्यादा हवा चलेंगे तो हरिकेन्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे। क्यों? बिकॉज एक्सेसिव टेम्परेचर हो गया तो जो पोलर रीजन पे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा तो फ्लड्स आएंगे, सूखा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो पानी है, जो पॉन्ड है, वो सब सूख जाएंगे। अगर वो सूख जाएंगे तो क्या हमारी सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो एनिमल वाइल्ड लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेदर इवेंट हमारे साथ हो सकते हैं अगर हमारे ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो। नेक्स्ट इज ग्लेशियल रिट्रीट, आइस शीट मेल्ट। मैंने आपको बता दिया कि आइस शीट मेल्ट हो जाएगी, फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बात कर चुके हम। कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी और फिश स्टॉक डिक्लाइन। देखो अगर समुद्र का लेवल इंक्रीज हो गया, समुद्र का लेवल, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर वाटर का भी इंक्रीज होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर रहने वाली जो फिशेज हैं उनका भी स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो भी वहां पे मर जाएंगी। ठीक है ना, तो वाटर भी क्या हो जाएगा, अनफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्नो कवर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग है इसका। एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इंक्रीज हो जाएगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस पर इफेक्ट आएगा। परमाफ्रोस्ट मेल्ट एंड मीथेन रिलीज, मीथेन मैं बात कर चुका, CH4 भी रिलीज होगी, फोरेस्ट मेल्ट हो जाएगा, हमारी बर्फ में मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इन सभी की वजह से क्या होगा, डिजीज आ जाएंगी। देखो मैंने बात की थी अगर ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज, अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो क्या वहाँ पे पेस्ट अटैक ज्यादा आएगा। ठीक है ना, इम्पैक्ट आएंगे किस पे, ह्यूमन की हेल्थ पे, हेल्थ जो ह्यूमन की है वो क्या हो जाएगी, इम्पैक्ट होगी। ह्यूमन माइग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज देखो अगर सी लेवल इंक्रीज होगा, फ्लड आ गया तो वहां से ह्यूमन माइग्रेट हो जाएगा, क्रॉप फेल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो दीज आर द सम इफेक्ट, ये ह्यूमन पे इफेक्ट है। ठीक है, ये इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट है। क्लियर है ना, ये कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट। देखो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 कॉज हैं ग्लोबल वार्मिंग के। नंबर 1 इज वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब टेम्परेरली कूलिंग। वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है, देखो क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसमें प्लेट्स की मिलके बनी हुई है, तो उन प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है, उन मूवमेंट की वजह से वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज जो उसमें मेल्टिंग, जो मेल्ट होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने से वो एकदम से वोल्केनो के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिससे क्या, कौन सी रॉक्स बनती है, लावा रॉक्स बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट इज वेदरी एक्टिविटी, एलिनो लालिना एक्टिविटी होती है वो हो जाएंगी, सोलर एक्टिविटी, सनस्पॉट आ जाएंगे, एक्स्ट्रा हीट बन जाएगी, अर्थ मोशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा भूकंप आएंगे। ठीक है, रिवर में ज्यादा, रिवर और जो हमारा ओशियन उसमें ज्यादा बाढ़ें आएंगी, ज्यादा फ्लड आएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर और ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद करना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में 5 गैसेस इफेक्ट होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस क्या होती हैं, इफेक्ट होती है उसमें। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या है, सम गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ बीट लाइक द ग्लास इन द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जैसे क्या होता है, ग्लास लगा लो, ठीक है, एरिया लो, उसमें ग्लास लगा लो और उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन हाउस ग्लास लगा के उसमें हम एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रैप करेंगे तो उसके अंदर उसकी गैस भी ट्रैप होगी, सन की हीट भी ट्रैप होगी, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं एनवायरनमेंट में लीक होने से। मैनी ऑफ दीज गैसेज अकर नेचुरली बट ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ देम इन द एटमोसफेयर। ठीक है, अब देखो ये नेचुरली भी होती हैं गैसेज, कुछ इनमें से गैस है, बट जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, लाइक ज़्यादा पोल्यूशन करना, इंडस्ट्रीज का वेस्ट रिवर में रिलीज कर देना, ठीक है, इंडस्ट्री का जो धुआं होता है वो ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और ये क्या करते हैं, हमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटी से ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो बर्निंग हर जगह करते हैं, जितनी ज्यादा बर्निंग करेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है 64% मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग। 64% जो मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज करंटली 40%। इस टाइम पे जो मैन मेड जो एक्टिविटी है वो 64% है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है करंटली वो 40% है। हायर देन इट वाज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन हुआ था, जब इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से आज तक की बात करें तो वो 40% बढ़ चुका है उसका कंसंट्रेशन। ठीक है। Other greenhouse gases are emitted in smaller quantities, but they trap heat far more efficiently than carbon dioxide. कुछ ग्रीन हाउसेज गैस हैं emitted होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बट वो हीट को ज्यादा ट्रैप करती है इफेक्टिवली देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन सम केसेस आर थाउजेंड ऑफ टाइम स्ट्रोंगर। इसलिए कुछ केसेस में जो अदर गैसेज हैं वो निकलती है तो थोड़ी अमाउंट में, बट CO2 से ज्यादा स्ट्रोंगर होती है। अब मीथेन, जो मीथेन गैस निकलती है वो 17% मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग है। 17% मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से? मीथेन है। और 64% किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से कितना? 6% है। तो ये कुछ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, क्या क्या कॉज है? एमिशन का इंक्रीज हुआ तो क्या क्या कॉज होंगे? देखो, हमने बर्निंग कोल किया, ऑयल को जलाया, गैस को जलाया, तो उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, है ना। नेक्स्ट, कटिंग, हमने फॉरेस्ट को काट दिया। मैंने अब एक टेबुलर फॉर्म दिखाया था स्टार्टिंग में। डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, पेड़ को काटना। ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट, जो हमारे ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम पेड़ को लगातार काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो इन्वायरमेंट में आ जाएगी। इन्वायरमेंट को आ जाएगी तो अमाउंट, इन्वायरमेंट के अंदर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो ग्लोबल इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। So when they are cut down, that beneficial effect is lost and the carbon stored in the trees is released. ठीक है। When we cut down the trees, जब हमने पेड़ों को काटा तो क्या हुआ? जो कार्बन स्टोर थी, जो कार्बन स्टोर थी ट्रीज के अंदर, वो क्या हो गई? रिलीज हो गई ना। तो वो रिलीज हो गई किसमें? एटमोसफेयर में। और वो अगर एटमोसफेयर में रिलीज हो गई तो विच इफेक्ट इज कमिंग? दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पे आ जाएगा। इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो काउज हैं और जो शिप्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। जो उनका डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें मीथेन होता है। ठीक है। वो क्या करती है? मीथेन ज्यादा निकलती है। मीथेन ज्यादा निकले तो आपको पता है 17% रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। जो अब फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर से क्या होता है? नाइट्रोजन का एमिशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। बिकॉज नाइट्रोजन तो फिक्स हो जाती है, बट वहां से नाइट्रोजन गैस भी तो रिलीज होती है। अमोनिया फॉर्म में फिक्स हो गई, बट नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है? नाइट्रस ऑक्साइड, और उसका एमिशन होता है। ठीक है। फ्लोरिनेटेड गैसेस प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्मिंग इफेक्ट। जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं वो भी क्या करती हैं? एक स्ट्रॉन्ग वार्मिंग इफेक्ट लेके आती हैं, जो कि 23,000 टाइम ग्रेटर होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। थैंकफुली these are the released in smaller quantities and are being phased down by EU regulation. सो ये क्या है? हमारे कुछ अलग अलग अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और ये फेज बन जाता है किसका? EU रेगुलेशन का। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मेट्रोलॉजी का जो पार्ट है वो खत्म होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोइल साइंस। ठीक है। यहाँ तक हमारा मेट्रोलॉजी खत्म हो चुका है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी हमने पढ़ा वो हम बेसिक एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है और मेट्रोलॉजी खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा दैट इज सोइल साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देन टेक केयर, बाय बाय।